दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को। बी, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स। सी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। या फिर डी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता समिति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल 2 से 5 मई 2022 को यूनेस्को और उरुग्वे गणराज्य ने वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज थीम के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डिजिटल युग के प्रभाव, पत्रकारों की सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस स्वतंत्रता का एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल 3 मई को मनाया जाता है। मुख्य उत्सव संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा तैयार किया था? ए, थॉमस मैकाले। बी, एडविन मॉन्टेग्यू। सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। या फिर डी, लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस कानून का मसौदा मूल रूप से 1837 में थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। जब 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को लागू किया गया था, तब इसे शामिल नहीं किया गया था। आईपीसी में धारा 124 ए को 1870 में एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों को दबाने के लिए लाया गया था। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग की नियुक्ति करता है? ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। बी, राष्ट्रपति। सी, प्रधानमंत्री। या फिर डी, मुख्य न्यायाधीश। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है विकल्प बी। दरअसल जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर में नई सीमाओं, नामों और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को अधिसूचित किया है। नई विधानसभा में 90 सीटें होंगी, कश्मीर में 47 और जम्मू में 43, जो पहले की 83 सीटों से अधिक थी। अतिरिक्त सीटों में से 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में है। गौरतलब है कि परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए, जॉर्ज वॉशिंग कार्वर। बी, बेंजामिन पीरी पाल। सी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। या फिर डी, हेम सिंह पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। दरअसल नासा के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज़विग को 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे खाद्य और कृषि के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार की कल्पना डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। 1986 में जनरल फूड्स के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ए, खाद्य और कृषि संगठन। बी, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। सी, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। या फिर डी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि वह गेहूं की खरीद पर भारत के साथ चर्चा कर रहा है। हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्य संकट पर 2022 की वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च की, इसलिए विकल्प डी सही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध एक त्रिआयामी यानी भोजन, ऊर्जा और वित्त संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया के सबसे कमजोर लोगों, देशों और अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न, बोस्फोरस और डार्डनेल्स जलडमरू मध्य के बीच कौन सा जल निकाय स्थित है? ए, एजियन सागर। बी, काला सागर। सी, अजोव सागर। या फिर डी, मरमरा सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी।
मरमरा सागर उत्तर पूर्व में बोस्फोरस के माध्यम से काला सागर के साथ और दक्षिण पश्चिम में डार्डनेल्स के माध्यम से एजियन सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये सागर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक 175 मील यानी 280 किलोमीटर लंबा है। मरमरा सागर एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करता है। ये सागर एशिया और रूस के पश्चिमी भाग से यूरोप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण नौवहन जलमार्ग के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? ए. अलकनंदा नदी, बी. मंदाकिनी नदी, सी. भागीरथी नदी या फिर डी. यमुना नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसमें गर्भगृह की ओर ले जाती सीढ़ियों पर पाली भाषा के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए थे? 1. चेहरा और दाग सिस्टम, 2. खाद्यान्न मूल्य नियंत्रण, 3. कृषि उपज पर कराधान। दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो विकल्प है ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3 या फिर डी. उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। खिलजी ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से में कृषि उपज पर 50% खराज कर लगाया। इसने बाजार वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू किया। इसने सेना में सुधारों की शुरुआत की, घोड़ों के लिए दाग और सैनिकों के बारे में बायोमेट्रिक जानकारी चेहरा की व्यवस्था शुरू की, इसलिए विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक वैधानिक निकाय है। 2. इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। दिए गए कूटों का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों या फिर डी. न तो 1 और न ही 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के कर्तव्य से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 350, बी. अनुच्छेद 350 ए, सी. अनुच्छेद 350 बी या फिर डी. अनुच्छेद 351। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल ट्विटर पर हिंदी भाषा से जुड़ा विवाद छिड़ा हुआ है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य है कि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की सर्वोच्च श्रेणी है? ए. एंथ्रेसाइट, बी. बिटुमिनस, सी. लिग्नाइट या फिर डी. पीट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल केंद्र सरकार ने कोयला आधारित बिजली इकाइयों को बिजली अधिनियम की धारा 11 को लागू करके पूरी क्षमता से यंत्रों को चलाने के लिए कहा है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट की बात करें तो ये कोयले की उच्चतम श्रेणी है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये एक कठोर, भंगुर और काला चमकदार कोयला है जिसे अक्सर कठोर कोयले के रूप में जाना जाता है।
इसमें निश्चित कार्बन का उच्च प्रतिशत और वाष्पशील पदार्थ का प्रतिशत कम होता है। बिटुमिनस की बात करें तो ये एक मध्यम श्रेणी का कोयला है। बिटुमिनस कोयले में आमतौर पर उच्च ताप यानी BTU मूल्य होता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन और स्टील बनाने में किया जाता है। ये भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला है। अधिकांश बिटुमिनस कोयला झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट कोयला कार्बन की सबसे कम सांद्रता वाला निम्नतम ग्रेड का कोयला है। इसका ताप कम होता है और नमी की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है, जबकि पीट एक नरम कार्बनिक पदार्थ है जिसमें आंशिक रूप से सड़ने वाले पौधे और खनिज पदार्थ होते हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? ए भारत, बी चीन, सी बांग्लादेश या फिर डी ब्राजील। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।